रुको रुको, अभी करेंगे, करें स्टार्ट, चले फिर। सॉरी है, कुछ टाइम के लिए मैं मिस हो गया था, तो फिर से स्टार्ट करेंगे। फिर से स्टार्ट नहीं, 1 हफ्ते का लैग है, वो तबीयत ठीक नहीं था। अभी क्या होना है, करंट जितना बचा है सितंबर का, आज जितना कवर होगा उतना करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर से होगा। सितंबर जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद अक्टूबर का चालू करेंगे। क्लियर है? जहाँ तक लगेगा तो मैं कल या परसों दोनों दिन क्लास लूँगा, करंट का ही इवनिंग में। मॉर्निंग तो अपना रेगुलर क्लास चलेगा, वही चलेगा। ठीक, पहला अपना हमेशा की तरह ग्लोबल अरेना में क्या चल रहा है, ठीक है? क्या क्या देखे हो ग्लोबल अरेना में? कोई न्यूज़ देखे क्या? कुछ याद हो ऐसा? G20 पहले ही कंप्लीट हो गया है, उसके अलावा ADB भी कर लिए थे, संघाई, आसियान और कुछ पढ़े थे क्या? हाँ, COP27 देखे हैं, पढ़े नहीं हैं, बचा है। 26 हुआ था पहले, अभी 27 होने वाला है इजिप्ट में। और कुछ इम्पोर्टेंट सा कुछ याद आ रहा होगा तो बताओ। अमेरिका में कुछ आया था क्या साइक्लोन जैसा? न्यूज़ पढ़े हैं? नहीं? हिंदू फॉलो करते हो या फिर कौन सा न्यूज़? हाँ, कोई नहीं, कोई बात नहीं, जितना पढ़ाएंगे पढ़ लेना। क्लियर है? चलेगा? चलो, पहला हमेशा की तरह इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है अपने पास वर्ल्ड अरेना पे? कुछ बॉर्डर कंट्रीज़ पूछी जाती है, किससे रिलेटेड? सीज से रिलेटेड। फर्स्ट क्लास जब अपना हुआ था तब हम लोगों ने जहाँ तक 5 सी देखे थे, अराल सी, ब्लैक सी, रेड सी, कैस्पियन नहीं देखे थे, जहाँ तक कैस्पियन देखे थे, और उसके अलावा साउथ चाइना सी। तो उसके अलावा आज 6 सी और पढ़ेंगे, ठीक है? जो कि एज अ न्यूज़ में तो नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूज़ पे आने लायक है। क्या क्या चीज़ें याद करने के बोला था मैं पहले भी जब सी पढ़ा रहा था, तो मतलब करंट के हिसाब से बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है ना, अगर उसके बीच में कोई स्ट्रेट आ गया तो वो, या फिर इस्थमस पता है क्या होता? बेसिक नॉलेज। हाँ, इन बिटवीन द कॉन्टिनेंट, मतलब 2 लैंड एरिया को अगर जोड़ना होगा तो वो जो नैरो बॉडी होगी वो क्या होगा? इस्थमस। और स्ट्रेट, हाँ, कंट्रीज, नो, वाटर बॉडीज, स्ट्रेट इन बिटवीन 2 वाटर बॉडीज। डमरू के जैसा दिखता क्या? डमरू जैसा दिखेगा, इस्थमस भी और स्ट्रेट भी। स्ट्रेट में क्या होगा कि 2 वाटर बॉडीज होंगे और इस्थमस में 2 लैंड बॉडी होगी, बीच का एरिया एकदम नैरो होगा। क्लियर है? देखे फिर पहला सी कौन सा है? इट्स, प्रोनाउंस करो, इट्स चुकची सी। ठीक है? लोकेशन, पहली बात तो कहाँ पे है इसका लोकेशन? क्या ये पार्ट है आर्कटिक ओशन का? आर्कटिक ओशन है तो मतलब क्या नॉर्थ पोल पे है? पहली बात तो ये भी याद होनी चाहिए कि किस पोल पे है? नॉर्थ पोल पे। अब उसके बाद एक सी है जो कहीं ना कहीं दूसरी और सी से कनेक्टेड होंगी या फिर लैंड बॉडी से कनेक्टेड होंगी। वो लैंड बॉडीज या फिर सी कौन कौन सी है? पहला तो आर्कटिक ओशन ही दिख रहा अपने को, तो आर्कटिक एक कॉन्टिनेंट भी है क्या ऊपर, है ना? उसका स्लोप है, कौन सा स्लोप? सदर्न स्लोप। आर्कटिक का सदर्न स्लोप जो है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? चुकी सी से। इसके अलावा ईस्ट साइबेरियन सी किस साइड पे है? नॉर्थ वेस्ट है क्या? नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? बिफोर्ड सी। एक साइड से अलास्का, अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? USA। रसिया तो नहीं है? पक्का? पहले था,
ठीक है। अब उसके अलावा और क्या है, और कुछ दिख रहा है क्या? एक मिल रहा है रेंगल आइलैंड और हेराल्ड आइलैंड। कुछ और जरूरी है इसमें याद करने के लिए? एक स्ट्रेट है दैट इज बेरिंग स्ट्रेट। एक क्वेश्चन आता है अब मेरे पास, मैं अगर क्वेश्चन उठाता हूं और बोलता हूं कि साइबेरिया रसिया और यूएसए को अलग करने वाला स्ट्रेट कौन सा है? क्या रशिया और यूएसए एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? बॉर्डर शेयर करते हैं क्या? कुछ समझ आ रहा है क्या पूछा गया क्वेश्चन? नो, है ना। लेकिन पहला क्वेश्चन था वो ज़्यादा जरूरी है, क्या रसिया और यूएसए एक दूसरे से किसी स्टेट के द्वारा सेपरेट किए गए हैं? नहीं, पक्का दिखे, अगर ग्लोब को देखोगे तो लगेगा कि नहीं हो रहा है, क्योंकि रशिया एक साइड है किधर, अपने ईस्टर्न साइड में, यूएसए जो है इंडिया के हिसाब से वेस्टर्न साइड में। लेकिन अलास्का इज अ पार्ट ऑफ यूएसए, कनाडा से जुड़ा है। बीच में कौन सा स्टेट है? बेरिंग स्ट्रेट। तो कोई सा स्टेट सेपरेट तो कर रहा है रसिया और यूएसए को। नाम क्या है उस स्टेट का? बेरिंग स्ट्रेट, पार्ट ऑफ चुक्ची सी। ये चुक्ची सी है। एक अपने पास क्या है? बेरिंग स्ट्रेट। कनेक्ट करने के लिए दूसरा वाटर बॉडी होना चाहिए नीचे, नाम क्या हो सकता? हाँ, पैसिफिक ओशन। इट्स नॉट सी, पैसिफिक ओशन। वो भी कौन सा पार्ट पैसिफिक ओशन का? नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन। क्लियर है? याद रहेगा? और कोई चीज इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए? लग रहा है एक टाइप का मैमल मिलता है यहाँ पे, वॉलरस। नाम सुना है? वॉलरस सील के जैसा दिखता, लेकिन दांत होते हैं उसके पास। ठीक है, इंडिजिनस है इस एरिया के, इसलिए ज़्यादा जरूरी है। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होंगे, माइग्रेटरी मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करते हैं वो लोग? प्रस्थान करते हैं। क्लियर है? इसके अलावा और कोई सा चीज़ है? सील। सील है ना, सील का एक कुछ फेमस कुछ पॉइंट पता है सील को लेके? ठंडा एरिया है, ठंडी ज़्यादा लगेगी, तो इन्वायरमेंट के हिसाब से सोचे तो थोड़ा सा अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा उसके पास। ब्लबर। ब्लबर सुना है नाम? नहीं सुना? ब्लबर एक टाइप का फैट का लेयर होता है सील की बॉडी में, जो व्हेल की बॉडी में भी होता है, किसी चीज से इंसुलेट करने के लिए, उसको बचाने के लिए, किससे? हीट ट्रांसफर ज़्यादा ना हो, इस पॉइंट को लेके। समझ आया? सील एंड वॉलरस कहाँ पे मिलेंगे, ये बात आती है, कहाँ मिल सकता है? अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो ठंडे जगहों पे, एकदम ठंडा होना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा, आप लोग खुद सोचो कि आप लोग को मोटा कपड़ा पहना के गर्मी में घुमाया जाएगा, क्या आप चल पाओगे? या फिर तुरंत सफोकेट करने लगोगे? गर्मी में कभी आप स्वेटर पहनते हो? नहीं, उनके पास नेचुरल स्वेटर है, होता है क्या? सील और वॉलरस के पास वो स्वेटर को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लबर। ब्लबर बोला जाता है ना। तो कहाँ मिलेंगे? ठंडे जगहों पे। और एक ठंडा जगह कौन सा है अपना? आर्कटिक ओशन वाला रीजन। ठीक है, याद रहेगा पक्का। बॉर्डर कंट्रीज क्या है इसकी? चुकी सी की कंट्रीज पूछा मैंने। अलास्का दैट इज यूएसए और रशिया। क्लियर है? याद रहेगा। ये दोनों के अलावा और कोई सा कंट्री आएगा क्या? पर्टिकुलरली चुकी सी की बात कर रहे हैं ना। क्लियर है? चलो, दूसरा सी, इट्स अ कोरल सी। ज्योग्राफी पढ़ा है आप लोगों ने? कोरल किसको बोला जाता? कोरल शायद प्रवाल बोलते हैं, शायद प्रवाल ऐसा कुछ है ना, प्रवाल भित्ति, प्रवाल। क्या होते कोरल? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं।
क्या ये एक टाइप का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है ना? सिम्बायोटिक रिलेशन समझते हैं ना? मैं कुछ दूंगा तो दूसरा वाला भी मुझसे देना चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। अब कोरल की बात आती है तो सबसे बड़ा जो रीजन है कोरल के लिए वो कौन सा है? दैट इज ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्टर्न साइड वाला पोर्शन या फिर ईस्टर्न साइड वाला पोर्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा रीफ मिलता है? ग्रेट बैरियर रीफ। याद करने के लिए मैं बता रहा हूं कोरल सी का लोकेशन कैसे याद करना है। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए पहले तो कोरल के साथ में एक वर्ड जुड़ा होता है रीफ। हमको एक चीज पता है कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के पास एक ग्रेट बैरियर रीफ है, उसके जस्ट नॉर्थ ईस्टर्न साइड में क्या है अपने पास? कोरल सी। क्लियर है? याद रहेगा। अब इसको, ये जो कोरल सी है, क्या इसको कुछ दिया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज गिवन टू ग्रेट बैरियर रीफ एंड नॉट दी कोरल सी। ठीक है, ये बात इसीलिए लिखी गई है क्योंकि लोग सोचते हैं कि इसको मिला होगा देख के, लेकिन दिया किसको गया है? ग्रेट बैरियर रीफ को। क्लियर है? याद रहेगा। अगर कोरल रीफ को पूछा जाए तो कौन से रीजन में है, किस सी का एक्सटेंशन है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैं पूछ रहा हूं कोरल सी किस अदर सी का, कोई अलग सा सी होगा ना जिसका एक्सटेंशन हो सकता है, जो बड़ा सा ओशन होगा। साउथ पैसिफिक ओशन का एक्सटेंशन है। क्यों? क्योंकि हमको पता है ऑस्ट्रेलिया और जो अपना साउथ अमेरिका है उसके बीच में कौन सा ओशन है? दैट इज अ साउथ पैसिफिक ओशन। याद रहेगा। क्लियर है। अब पूछा जाए एक और चीज कि कोरल सी इज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट? ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट, ओशियानिया इज अ कॉन्टिनेंट जिसका पार्ट है क्या? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? याद रहेगा। चले फिर, बेसिन कंट्रीज लिखी गई है, मतलब वाटर पोर करने का जो कैपेसिटी है वो किसके किसके पास होगा? बेसिन यही होता। बेसिन का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? ऐसा जगह जहां पे वाटर पहुंच सके। किस किस जगह पे पहुंच रहा है? ऑस्ट्रेलिया, न्यू कैलेडोनिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड एंड वैनुआतुआ। ठीक है, वैनुआतुआ। क्लियर है? याद करने की जरूरत नहीं है ये लाइन ऑल्दो, लेकिन जस्ट इन केस की अगर पूछ लिया याद रहना चाहिए, इस वजह से लगाया गया है। ये वाला जो नाम है इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये गलती से मिस आउट हो सकता है क्योंकि कहीं पे दिखता नहीं है। तो ये भी किस जगह का पार्ट है? इट्स अ पार्ट ऑफ साउथ पैसिफिक ओशन। क्लियर है? याद रहेगा। चले फिर आगे बढ़े। अगला सी दैट इज अ सारगैसो सी। इसके बारे में मैं क्लास में भी बात किया था क्या कभी, या फिर टेस्ट सीरीज में बात किया गया था? सारगैसो सी। क्या समझ आ रहा है इस नाम से? दैट इज अ सारगैसो, अ काइंड ऑफ ग्रास और एल्गी। ऐसे ग्रास, ऐसे एल्गी जिनका हाइट बहुत ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं? सारगैसो। दैट इज अ सारगैसम। कभी सर्च करके देखना गूगल में सारगैसम क्या होता है, उसके नाम पे पड़ा है क्या? सारगैसो सी। एक चीज दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पे, क्या? ये कुछ सर्कल सा बना हुआ है। इस सर्कल को क्या बोलते हैं? इट्स नॉट अ साइक्लोन, इट्स अ जायरे। जायरे का नाम सुना है? ज्योग्राफी पढ़ा है ना? जायर बोलते शायद आप लोग, है ना? जायर बोलते हैं, हम लोग जायरे बोलते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होगा, मुझे नहीं आता होगा शायद, है ना? जायरे बोलते हैं। ये जायरे बना कैसे है? कोई सा कॉन्टिनेंटल करंट होगा या फिर ओशन करंट होगा, वो सर्कुलेट हो रहे हैं। एक होता है कोल्ड वाटर वाला, दैट इज अ सी से कुछ नाम होता क्या? हाँ, कैलिडोनिया। करंट का नाम बताओ।
कैलिफोर्निया करंट नहीं, ये इट्स अ पार्ट ऑफ अफ्रीका, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में है। लेब्राडोर करंट आएगा ऊपर से, वो तो पता होगा, ठंडा करंट होता है एक टाइप का। और दूसरा ना, ये पोल के बीच में है क्या, पोल बोलता, दैट इज इक्वेटर के बीच में है क्या? तो इक्वेटर के बीच में कौन सा टाइप का करंट हो सकता? इक्वेटोरियल करंट। ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ से ठंडा आ रहा है, दूसरी तरफ से गरम। अब जब दो ठंडे और गरम करंट मिलेंगे तो वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और वो प्रोडक्शन किस चीज़ का होगा? अगर हम समुद्र में है तो फिशेस। तो अगला क्वेश्चन आता है, क्या सारगैसो सी किसी टाइप का फिश प्रोडक्शन ग्राउंड हो सकता है? क्लियर है, समझ में आया? इसीलिए जायरे को समझाया जा रहा था आप लोग को। जायरे क्या हो रहा है? जायरे की वजह से हम लोग को क्या निकल के आया कि सर्कल बनाना है किसका? करंट का। वो करंट वार्म एंड वार्म भी हो सकता है एंड कोल्ड भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसा करंट आता है? वार्म एंड कोल्ड। ठीक है, प्रोडक्टिविटी हाई है, प्रोडक्टिविटी हाई है, खाना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। खाना ज़्यादा अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो खाने वाले लोग भी आएंगे। जहाँ पे बस्ती बस्ती है खाना वही मिलता है ना। ऐसा तो है नहीं कि रेगिस्तान में कमल फूल जाएगा, नहीं ना, पक्का याद है। चले फिर आगे, अब क्या बोल रहा है? जायरे बताया ना, अ काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ करंट। ठीक है, टू करंट्स व्हेन मीट, जब दो करंट एक दूसरे से मिलते हैं वहाँ पे एक सर्कल फॉर्म होता है। ठीक है, उस सर्कल को क्या बोल रहे हैं अपन? जायरे। क्लियर है? ज्योग्राफी आप जब पढ़ोगे तो उसमें अलग से पूरा समझ में आ जाएगा ये। क्लियर है? चलो, इट इज द ओनली सी ऑन अर्थ विच हैज नो कोस्ट लाइन। मतलब क्या है इसका? कोस्ट लाइन नहीं है, मतलब किसी लैंड से कनेक्टेड नहीं है। कैसे? मैक्सिको वाला एरिया है यहाँ पे, ये ऊपर वाला एरिया अपना अमेरिका है, यहाँ पे एक टाइप का और ओशन होता, कुछ नाम पता है क्या? हाँ, बरमूडा जमैका। मैं पूछ रहा हूँ, कुछ और ओशन होता है यहाँ पे, नाम कुछ अलग सा, थोड़ा सोचो। कैरेबियन जैसा कुछ सुने हो, है ना? कैरेबियन सी का एक पार्ट है क्या? ठीक है, और ये कभी कोस्ट लाइन पे नहीं पहुंचता है। कैरेबियन सी इज अ बिग ओशन। तो कैरेबियन सी जो है ना अपना, वो बहुत बड़ा सा एरिया है जिसका एक छोटा सा पार्ट क्या है? सारगैसो सी का। क्योंकि यहाँ पे जायरे प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, और प्रोडक्टिविटी के लिए अपने को क्या मिल रहा है? एल्गी, जिसका नाम क्या था? सारगैसम। एल्गी को शैवाल बोलते हैं ना आप लोग, शैवाल बोला जाता। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, करंट कौन कौन से हैं? नॉर्थ अटलांटिक करंट, कैनरी करंट, नॉर्थ अटलांटिक, इक्वेटोरियल करंट एंड गल्फ स्ट्रीम। मेरा क्वेश्चन निकल के आएगा कि इन करंट्स में से कौन कौन से वार्म वाटर करंट है और कौन से कोल्ड वाटर हैं, कौन से ठंडे हैं और कौन से गर्म है। मैं बोला था ना, गर्म और ठंडे दोनों मिल रहे हैं इसलिए प्रोडक्टिविटी हाई है। नाम भी लिख के आ गया। तो क्या हो सकते हैं गर्म और कौन से हैं इसमें से ठंडे? जो पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं वो कोल्ड होते हैं, वार्म होते हैं। एक चीज फंडा क्लियर है अपने पास, क्या? कि अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा कोई करंट तो वो क्या होगा? वार्म। और अगर पोल से इक्वेटर पे आ रहे हैं तो ठंडे, है ना। अपने पास एक चीज दिख रही है, दैट इज इक्वेटोरियल, ये वार्म होगा। क्या है नाम? नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। और उसके बाद इट्स अ गल्फ रीजन, गरम जगह। याद रहेगा, दो अपने को गरम मिले और दो क्लियर। कैनरी करंट इज अ पार्ट ऑफ यूरेशियन रीजन। क्लियर है? याद रहेगा। चले फिर आगे बढ़े। जितनी चीजें समझानी थी समझा दिए हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो लिखा गया है नोट्स पे, वो याद कर लेना। ठीक है।
चलो, इट्स अ आयोनियन सी, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट पूछ लिया गया कि कौन से दो ऐसे कौन से ओशन है जिसको सेपरेट करने का काम कर रहा है, क्या आयोनियन सी। तो नाम क्या क्या निकल के आएगा, क्या दिख रहा है अपने को, इट्स एड्रियाटिक सी, और दूसरा दोनों के दोनों अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेडिटेरेनियन को कुछ अलग सा नाम बोला जाता है हिंदी में, मध्य, क्या था, क्या बोलते हैं आप लोग, मेडिटेरेनियन को मध्य। उस दिन हम लोग बाहर बैठे थे, तभी एक लड़के का ऐसा डाउट आया था कि मध्य कुछ ऐसा कुछ बोला जाता है, मध्य रेख, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो बस नामकरण किया गया है मेडिटेरेनियन सी को लेके हिंदी में, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये इक्वेटर में क्यों नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे है अपना मेडिटेरेनियन सी, अफ्रीका और यूरोप के बीच में, अफ्रीका नीचे, इट्स अ यूरोप। क्या एशिया कनेक्ट कर सकता है कहीं पे, रेड सी से अलग हो गया है। पहले आयोनियन खत्म करते हैं, उसके बाद मेडिटेरेनियन ही है, ठीक है ना। आयोनियन पे बस क्या याद रखना है अपने को कि कौन से दो वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहा है, क्या आएगा एग्जांपल निकल के अपना, आयोनियन सी है जो दो ओशियन को सेपरेट कर रहा है, उसका नाम क्या क्या है, दो ओशियन का, एड्रियाटिक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। क्लियर है, याद रहेगा, ये दोनों सी है, ये अपना मेन सी है अभी क्या, आयोनियन। अब इसके बाद ये लैंड बॉर्डर किसके साथ टच कर रहा है, पहली बात तो ये इटली है, ठीक है। यहाँ पे एक लिखा है सिसिली आइलैंड, इट इज अ पार्ट ऑफ इटली, ये तो पूरा इटली है। इसके अलावा अब अल्बेनिया, ग्रीस, और नीचे क्या है अपना, यही पूछ रहा था मैं, ठीक है। क्या क्या कंट्री मिले अपने को फिर, ग्रीस, अल्बेनिया एंड इटली, 3 बॉर्डरिंग कंट्रीज, याद रहेगी, क्लियर है। और कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा जानने का, ये आइलैंड याद हो तो करना, नहीं हो तो मत करना, ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। क्लियर है, याद रहेगा। अब उसके बाद एक चीज़ और लिखी गई है, दैट इज सिस्मिकली एक्टिव एरिया। सिस्मिक सुने आप लोग नाम, सिस्मिक किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, सिस्मिक वेव होता है, और वेव का जहाँ पे नाम आया वहाँ पे अर्थक्वेक है ना, अर्थक्वेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्या हो सकते, हो सकता है अर्थक्वेक आने का चांसेस, मान लेते हैं कि लैंड पे नहीं आएगा लेकिन ओशन पे भी अर्थक्वेक आते हैं, जिसकी वजह से क्या कॉज होता है, सुनामी। क्लियर है, याद रहेगा, बढ़े फिर आगे। चलो, जब आप लोग ना सारगैसो सी पढ़ोगे तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आया हुआ है किस किस पीएससी में, दैट इज एमपी पीएससी और बिहार पीएससी, दोनों ने उसके बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है। यूपीएससी के लिए तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, सारा वर्ल्ड का जितना भी एरिया है, सब कुछ जो भी न्यूज़ पे रहेगा, कुछ यूनिक सा रहा वो सब है ना। तो अपने पास क्या याद होना चाहिए अब, सारगैसो सी। क्लियर है, याद रहेगा पक्का। चलो, अगला क्या है अपना, मेडिटेरेनियन सी। पहली बात जो निकल के आएगी वो क्या होगा, किस किस के बीच में है, दो कॉन्टिनेंट जिसको सेपरेट करता है मेडिटेरेनियन सी, क्या हो सकता है आंसर, दो कॉन्टिनेंट बोला हमने, इट्स अ यूरोप एंड नीचे अफ्रीका। क्या बड़ा सा सी है ना, मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग का जो सेंटर होगा वो भी अच्छा खासा होगा, बहुत ज़्यादा व्यापार करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये, क्योंकि यूरोप हमसे भी बहुत सारी चीज़ें मंगाता है, अफ्रीका से स्लेव्स भी जाते थे पहले के टाइम पे, अफ्रीका में गोल्ड कोस्ट वगैरह भी है ना, और कहीं एक जगह से घूम के ना जाना पड़े इसलिए कुछ कनाल बनाया गया होगा, दैट इज अ सुएज कैनाल, यहाँ पे है। क्लियर है,
सुएज कैनाल कनेक्ट किस ओशन को किस ओशन से करता है ये भी पता होना चाहिए उसके हिसाब से। फिर जस्ट बिकॉज हम लोगों ने रेड सी पहले ही पढ़ लिया है, आज हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, मेडिटरेनियन सी क्या हो सकता, इट्स मेडिटरेनियन सी कनेक्टेड थ्रू रेड सी। ठीक है, कनाल का नाम क्या है, इट्स अ सुएज कैनाल। ठीक है, एक टाइप का नहर है। अब ये नहर को याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्यों पता है, इससे याद हो जाएगा कि सुएज कैनाल जो है ना वो नेचुरली नहीं बना था, क्योंकि नहर हम लोग जब बोलते हैं तो हमको याद आता है कि गवर्नमेंट बना के दिया होगा, है ना, गवर्नमेंट बना के दिया है, या फिर मतलब इसका मतलब ये निकल के आएगा कि आर्टिफिशियल होगा, नेचुरली नहीं बना है। ठीक है, सुएज कैनाल याद किससे रहेगा, अ पॉइंट नहर। क्लियर है, याद रहेगा। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जरूरी है किसके लिए, मेडिटरेनियन सी के लिए, कि बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। ठीक है, क्लॉकवाइज ऑर्डर में चलेंगे हम लोग। क्लॉकवाइज ऑर्डर मतलब इस फॉर्म पे, पहला कौन सा आएगा, स्पेन, दूसरा फ्रांस, तीसरा मोनाको। इट्स इटली, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जिगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। इसको याद करने के लिए जो अपन निमोनिक्स बनाते हैं ना वो अलग से बना के दिया जाएगा, क्योंकि मैं इस पे जब काम कर रहा हूँ, जब इसका निमोनिक्स बनाने बैठा था तो मुझे उस सेंटेंस फॉर्म नहीं हो रहा था जैसे अपन पहले कर लेते थे ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा कंट्रीज थे नहीं। ठीक है, मेडिटरेनियन सी के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे ही वो निमोनिक्स रेडी हो जाता है मैं आप लोग को दे दूंगा। क्लियर है, तो ये बात याद रखना कि ये सारी चीज़ें सिर्फ आप लोगों को ही मिलेंगी, कौन, जो हमारे क्लास के हैं। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक, वो मैं बना के दूंगा। अब एक बार देख भी लेते हैं क्या सही में जो बातें लिखी है वो है या नहीं है अपने पास। पहला स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड है क्या, नहीं है, आएगा क्या, क्यों पता है नहीं आएगा। स्विट्जरलैंड लैंडलॉक्ड कंट्री है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इटली, ठीक है, ठंडा प्रदेश है स्विट्जरलैंड खुद में। इंडिया का स्विट्जरलैंड किसको बोला जाता, इंडिया का, हाँ हाँ, कश्मीर, छत्तीसगढ़ का मेन पार्ट है ऐसा क्या, तो क्या है, शिमला, छत्तीसगढ़ का शिमला इज अ मैन पार्ट। और ठीक है, चलो, एक्चुअली मेडिटरेनियन सी का एक्सटेंशन है क्या, आयोनियन सी, और उसके अलावा एड्रियाटिक सी। दोनों एक्सटेंशन किस ओशन का है, बिगर ओशन का, दैट इज अ मेडिटरेनियन सी। इसलिए स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस। अब इसके अलावा हाँ ना, एजियन सी भी इसी का एक्सटेंशन है। मैसेडोनिया लिखा होगा कहीं पे, आई थिंक सो, नहीं है क्या, मोनाको को मैसेडोनिया, क्वाइट पॉसिबल, देखता हूँ मैं, उसको चेक करके बताऊंगा एग्जैक्टली। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या क्या, सीरिया, लेबनान, साइप्रस, इजराइल, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। क्लियर, कुछ नहीं मिला जो क्या था अपना मैसेडोनिया। अब इसको मेरे को अपनी टीम से बात करना पड़ेगा कि मोनाको लिखे क्यों हो। ठीक है, पहले वो ढूंढना पड़ेगा कि क्या पता मोनाको जो है वो मैसेडोनिया को बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, उसका कंफर्मेशन पहले मेरे को लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, चलो
माल्टा एंड साइप्रस आर आइलैंड कंट्रीज। आइलैंड कंट्री समझते हो ना? आइलैंड किसको बोलते हैं? नहीं, द्वीप को बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आइलैंड? एक लैंड एरिया है जिसके चारों ओर क्या है अपने पास? वाटर बॉडी। क्लियर है? दैट इज अ आइलैंड। कौन कौन से आइलैंड है अपने पास? इट इज अ माल्टा एंड साइप्रस। सुएज कैनाल याद रहेगा? सुएज कैनाल एक आर्टिफिशियल कैनाल है, ये याद रहेगा। ठीक है, किसको कनेक्ट कर रहा है वो याद रहेगा। ये जो है इसका जो क्या बोलना चाहिए निमोनिक्स, वो मैं रेडी करूंगा, उसके बाद आप लोग को दूंगा। ठीक है, याद करने का कोशिश करना, अगर याद हो तो, नहीं हो तो मैं हूँ। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ बना लूंगा कहानी। क्लियर है? माल्टा इधर कहीं पे होता है यार, वो आसपास के रीजन पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सी, दैट इज अ सी ऑफ, इट्स अ मरमरा। आप लोग मार बोलते हो, कहीं सुना हूँ मैं हिंदी में, जब मैं ट्रांसलेशन देख रहा था तो मार लिखा था, है ना। जब मैं अपने चैनल पे भी डाल रहा था, BIA के चैनल पे, तब वो मार करके ही आ रहा था। सुने होगे हिंदी मीडियम वाले, अगर नहीं सुने हो तो सुनना जरूरी है, क्योंकि ये जो सी है ब्लैक सी और एजियन सी को कनेक्ट करता है। अगर इनडायरेक्टली बोला जाए तो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। क्लियर है? अब उसके बाद आता है कि सेपरेट किसको करता है, बताओ? टर्की को, दैट इज अ यूरोप वाला टर्की और एक एशिया वाला टर्की। क्लियर है? याद रहेगा? दिख रहा है कि नहीं? ये एशिया वाला टर्की है और ये वाला पोर्शन यूरोप वाला टर्की। क्लियर है? ऑल्दो दोनों एक ही का पार्ट है, टर्की एक ही है, लेकिन कुछ पोर्शन जो है वो यूरोप में है और कुछ पोर्शन क्या है? एशिया में। क्लियर है? याद रहेगा? कौन सा? ये एजियन सी जो जोड़ता है, दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट करेगा ना। अब दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट करेगा, क्यों? क्योंकि ओशन रीजन है बीच में, है ना। तो दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रहा है और दो ओशन को जोड़ने का काम कर रहा है। उल्टा क्या होता है इसका? इस्थमस में दो लैंड बॉर्डर को जोड़ता है और दो ओशियन को सेपरेट करता है। क्लियर? चलो, टर्की एंड ग्रीस एजियन सी को बॉर्डर करते हैं। कैसे? एजियन सी बोल रहा हूँ ना, सी ऑफ मरमरा नहीं बोल रहा अभी मैं। दिख रहा है क्या? कैसे? इट्स अ ग्रीस और इट्स टर्की। एक क्वेश्चन मैं पूछूं अलग सा कुछ। नेचुरल बॉर्डर जो कि एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है, नेचुरल बॉर्डर, कुछ ऐसी बाधाएं हैं क्या प्राकृतिक जो एशिया और यूरोप दोनों को अलग करने का कोशिश करेगा? इट्स अ ओरल नहीं, इट्स अ यूराल। यूराल माउंटेन एक तरफ, उसके नीचे एक सी है, उसका नाम क्या है? कैस्पियन सी। ठीक है, मतलब देखो, बोलने का मतलब ये है कि जब आप करंट पढ़ रहे हो ना, तो जो भी चीज़ें जहाँ से याद आ रही है ना, तुरंत कनेक्ट कर लो। करंट का मतलब ये नहीं होता है कि जो चीज़ें दिख रही है वही होंगी। करंट के साथ स्टैटिक तो जुड़ेगा ना कहीं। कुछ चीज़ें स्थिर होती है जो कभी बदलेंगी नहीं, और वो चीज़ जब बदलने वाली नहीं है तो जहाँ याद आ रहा है याद करके लिख लेते हैं ना। क्या फ़र्क पड़ता है कि जब आएगा पॉइंट तब याद करेंगे? नहीं, सही बोला ना? गलत तो नहीं लग रहा है? गलत लग रहा है तो बोलना। लिबर्टी है, इतना लिबर्टी देते हैं, 5 रुपये वाला नहीं, पूरा टाइम वाला। क्लियर है? चलो, अगला पॉइंट जो आता है दैट इज अ ADB का कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है ADB के द्वारा। ADB हमने पहले ही बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रखा है क्या? कोई बोलेगा क्या कि नहीं पढ़ा है? बताओ।
कोई बोलेगा नहीं पढ़ा है, बताओ। तो एक, अब जब बात हो ही रही है कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत अच्छे से याद कराया था मैं, बीजिंग। कंफर्म? हाँ पक्का? थोड़ा सा और एफर्ट। एक काम करना, पिछला वाला जो करंट अफेयर्स का क्लास हुआ था ना, उसको देखना जाके। पिछला वाला में ही था। आसियान के बाद पढ़े थे हम लोग एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें उसके हेडक्वार्टर के बारे में बात किया गया था। एडीबी एक चीज़ और के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे अशोक लवासा साहब जो थे, एक्स कौन है वो? एक्स कौन है? इलेक्शन कमिश्नर, याद है या फिर भूल गए? क्या कर रहे हो? चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं बोला है ना हमने, इलेक्शन कमिश्नर बोला है। ये पॉइंट भी याद रखना। दैट इज अशोक लवासा, वो वहाँ के क्या है अभी? इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, एडीबी के प्रेसिडेंट है। कौन? अशोक लवासा। याद रहेगा? क्या किया है इन्होंने? यस चलो निकल के आया तो सही। हेडक्वार्टर इज इन मनीला। मनीला को याद करने के लिए मैंने बोला था कि मनी हाइस्ट भी देख लेना, थोड़ा सुंदर कन्या होती उसमें, है ना। एक्चुअली वो ट्रांसजेंडर थी उसमें, पर्टिकुलर उस वेब सीरीज में, जिसका नाम भी मनीला था, और उसी से याद कराया था मैं, है ना। तो थोड़ा स्टोरी को सुना करो, याद रहेगा, ठीक है। चलो, क्या किस चीज के लिए असिस्टेंस मिला अपने को? फूड इनसिक्योरिटी जो अपने एशियन पैसिफिक रीजन है जिसमें फैला हुआ है, उससे काउंटर करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, ठीक है। क्या इंडिया को सिर्फ मिला है? इस एशिया पैसिफिक रीजन में जितनी कंट्रीज हैं सबको मिला के दिया गया है। क्लियर है? याद रहेगा? कितने टाइम पीरियड के लिए? 2022 टू 2025। ज़्यादा नींद ना लाया करो मुझे भी नींद आता है ऐसे में, ठीक है। चलो, इसके अलावा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन था वो मेंस के लिए है। जस्ट इन केस मन करे तो याद रखना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पूछे कि किस पर्टिकुलर काम के लिए दिया गया था ये असिस्टेंस, तब लिखना है। अदरवाइज हमको क्या याद रखना है? 14 बिलियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है किसको? एशिया पैसिफिक रीजन को। कितने कितने पीरियड के लिए? 22 टू 25, ठीक है। और इससे पहले कुछ और दिया गया है क्या? असिस्टेंस मतलब सहायता, है ना, सहायता प्रोवाइड किया गया है कि आप लोग काम करो। डेवलपमेंटल गोल है ना इनका, एडीबी का। ये तो नहीं बोलना कि एम वगैरह नहीं पढ़े हैं सर एडीबी का, क्योंकि ये भी पिछले क्लास में बता दिया गया है, ठीक है। तो करंट का जब मॉड्यूल मिला होगा ना, तो उसको एक बार रीड करके देखना, उसमें सारी बातें लिखी गई है एडीबी के बारे में। क्लियर है? याद रहेगा? चलो, अब उसके बाद अपने यहाँ भूखमरी बहुत ज़्यादा है, पता है ये बात आप लोग को, है ना। पॉवर्टी है, पॉवर्टी की वजह से हंगर है। हंगर क्यों है? क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है अपने रीजन पे, ऑल दो हमारा पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए ये असिस्टेंस दिया गया है। क्लियर है? याद रहेगा? चलो, ये क्या न्यूज़ है? हरिकेन। पहला क्वेश्चन, हरिकेन होता क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ साइक्लोन। चक्रवात होते हैं एक टाइप के। किस रीजन पे डेवलप होंगे? ओशन से डेवलप होंगे। कैसे मूव करेंगे? हरिकेन है मतलब ट्रॉपिकल एरियाज में होने चाहिए। यूएसए है, क्योंकि यूएसए में हरिकेन बोला जाता,
विली विली कहाँ बोला जाता? ऑस्ट्रेलिया में। और एक और नाम है दैट इज टाइफून, जिसको जापान। क्लियर है? याद रहेगा? जापान, सॉरी मैं जापान बोल दिया है ना, इट्स अ जापान। क्लियर है? तो ये पहली बात। तो अब पूछा जाएगा कि हरिकेन का एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिफर हेमिशन, कुछ ऐसा सिज्मिक स्केल होता क्या, या फिर वेलोसिटी स्केल होता है ना। 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है किसी भी साइक्लोन को, है ना। दैट इज अ कैटेगरी 1 to 5, है ना। ये क्या है? कैटेगरी 4। कुछ माइल्स बचे थे, वरना ये क्या हो जाते? कैटेगरी 5 के। उस स्केल का नाम क्या है जिससे इसको मेजर किया जाता है? वो है, अरे क्या हो गया, सिफर सिम्पसन हरिकेन स्केल। कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और बोला गया है, कैटेगरी 4 स्टॉर्म है, कहां पे हिट किया गया है? फ्लोरिडा के साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे। पावरफुल स्टॉर्म इन यूएस हिस्ट्री, कौन से नंबर का है? 4 हुए हैं अभी तक। यूएसए को बहुत ज्यादा हीट करने वाले, मतलब हीट करने वाले मतलब गर्म करने वाला नहीं, बहुत ज्यादा जोर से जिन्होंने क्या बोलना चाहिए, यूएस को धक्का लगाया है ना, एकदम से हिला के रख दिया, है ना, झुकेगा नहीं साल, वही वाला। ठीक है। अब क्या हुआ? इसकी स्पीड क्या थी? बोलो बोलो। MPH अगर 157 होता तो ये कौन से कैटेगरी में आ जाता? दैट इज कैटेगरी 5। क्लियर है? हमारे लिए क्या जरूरी है कि ये हरिकेन क्या है। पहली बात तो हरिकेन लिखा है मतलब यूएसए आ गया। अमेरिका में बोला जाता हरिकेन, एक टाइप का साइक्लोन है, वो भी कैसा साइक्लोन? दैट इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। कैटेगरी कौन सी थी? 4th। उसके बाद इसको मेजर किससे किया जाता है? सैफिर सिम्पसन हरिकेन स्केल। क्लियर है? याद रहेगा? चलो, इसके बाद इन्होंने तबाही भी मस्त से मचाई है। वो तबाही एक क्या दिखा था हमको? पावर आउटरेज हुआ था। पावर आउटरेज मतलब समझते हो? बत्ती गुल हो गई थी, है ना। अमेरिका के शहर में बत्ती चली गई थी। बत्ती मतलब वो वाला चौक वाला बत्ती नहीं, इट इज़ अ काइंड ऑफ बिजली, है ना। उसको हम लोग बत्ती बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में। तो बत्ती गुल हो गई थी, ठीक। याद रहेगा? एक सेकेंड ना। आउटेज। क्लियर है? चलो, अगला न्यूज़ क्या है? ये कौन है? ग्रेटा थनबर्ग। इसीलिए लगाया गया इनका फोटो कि कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, जो कि ग्लोबल लेवल पे किया गया है। क्या किया गया? प्रोटेस्ट किया गया है। कहाँ पे? जर्मनी और भी अलग कंट्रीज में। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि फ्यूचर फ्राइडे फॉर फ्यूचर क्या है? फ्राइडे को जाती थी स्वीडिश पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए, है ना। क्लियर है? याद रहेगा? तो कैंपेन, एक बात बताओ, पहली बात तो हमको दिख रहा है कि कैंपेन लिखा है, दैट इज अभियान। अभियान जो होता है क्या वो फोर्सफुल किया जाता है या फिर जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है? अवेयरनेस जनरेशन के लिए होता है कैंपेन। और स्कीम किसके लिए होता है? स्कीम हम लोग पढ़े थे ना पार्ट 3 में, पेपर 7 पार्ट 3 में। पैसे से रिलेटेड काम करना है उसमें, कि कैसा पैसा कलेक्ट कैसे करना है, कहाँ से पैसे आएंगे जाएंगे, वो बात किस में होगी? स्कीम में। कैंपेन में क्या होगा? अवेयरनेस जनरेशन। ठीक है, मतलब सबके ऊपर बाउंड नहीं रहेगा, लेकिन वो लोग ट्राई करेंगे अपना इन्फ्लुएंस दिखाने का कि हम लोग को क्या करना चाहिए, अगर हम लोग अच्छे से रहेंगे तो क्या काम किया जा सकता है। ठीक है,
इसी का मतलब क्या होता है, दैट इज अ कैंपेन इक्वल टू अभियान। याद रहेगा। चलो क्या बातें की गई है, ये की फैक्ट है, ये आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है वो याद रख लेना, दैट इज COP27 होने वाला है। 26 हम लोग पहले भी देख लिए हैं, है ना, फर्स्ट क्लास में आई थिंक। तो जब COP27 होना है वो कहाँ होगा, इट्स इन इजिप्ट। क्लियर है। बस ये पॉइंट यहाँ पर लिखने लायक है जो याद करना है आप लोग को। प्रोटेस्ट से हम लोग को लेना देना नहीं है, तो हमारे करंट में जो काम है वो है कि फ्राइडे फॉर फ्यूचर क्या है, और एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसका नाम क्या है, चैंपियन ऑफ द अर्थ। क्लियर है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट। मूवमेंट से क्या समझते हैं हम लोग, पहली बात आंदोलन। आंदोलन क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एन आंदोलन। एक मोटिव होगा, उस मोटिव से कुछ चीज अचीव करनी होगी, तब क्या होगा, मूवमेंट। कैंपेन, उस मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या बोलना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना, एक जागरूकता बढ़ाएंगे। ठीक है, कैंपेन हो रहा है, उसके बाद मूवमेंट पे जाएंगे लोग, क्योंकि एक स्पेसिफिक गोल है उनके पास कि हमको ये एम अचीव करना है, ये हमारा उद्देश्य है, इसको हमको पाना है। उसके लिए लोगों को पहले कलेक्ट करना पड़ेगा। वो कलेक्शन का काम कोई किसने किया, फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन ने, जिसका मेन मोटिव क्या था, क्लाइमेट चेंज को बचाना है। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोग के सामने आएगा, थ्रो होगा प्रीलिम्स में अगर पूछा जाएगा तो, फ्राइडे फॉर फ्यूचर इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है, फ्राइडे फॉर फ्यूचर किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए जाएंगे कैसे, क्या ये स्पेस से रिलेटेड है, क्या ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, क्या ये ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, या फिर ये कुछ सभी और ऑप्शन ले लो उससे रिलेटेड है। समझ में आया। ऐसा 4 ऑप्शन बन के आएगा आपके सामने, तो आपको टिक करना है कि क्या होगा। क्या होगा, इट इज अ क्लाइमेट चेंज, प्रोटेस्ट या फिर कैंपेन। क्लियर है, याद रहेगा। चलो मूवमेंट किसका है ये, इट्स अ स्टूडेंट जो ये मूवमेंट को प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद इमीडिएट क्लाइमेट एक्शन थ्रू कैंपेन एंड एडवोकेसी। मैंने यही बोला था कि कैंपेन पहले होगा, कैंपेनिंग पहले की जाएगी, पहले गांव-गांव जाके शहर शहर में घूम घूम के आदमी कलेक्ट करेंगे, अपना जो एम है वो बताते जाएंगे, फिर वो लोग डिसाइड करेंगे कि अब हमको इस मूवमेंट को क्या करना है, स्टार्ट करना है। क्लियर है, याद रहेगा। एडवोकेसी भी एक लिखा गया है, एडवोकेसी, ये एडवोकेट से रिलेटेड कुछ दिख रहा है। एडवोकेट क्या होता है, नहीं, एडवोकेट क्या होता है मतलब उसका काम क्या होता है, लॉयर हाँ, दलीलें पेश करना, है ना। तो वो लोग अपने कैंपेन के बारे में बताएंगे कि हमको ये चीजें करनी है, इसीलिए क्या लिखा गया है, एडवोकेसी। क्लियर है, समझ में आया। चलो आगे क्या बोल रहा है, इट वॉज चोजन एज अ चैंपियन ऑफ द अर्थ। एक अवार्ड है जो दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। क्लियर है। इंस्पायर किससे है, ग्रेटा थनबर्ग। पहला क्वेश्चन अब इसके बाद का, कौन है ग्रेटा थनबर्ग, स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट। ठीक है, वो स्वीडिश, जर्मन, रशियन, इटालियन ये सब नहीं करना है भैया, यहाँ क्लास में बैठे हो क्या कर रहे हो, ये सब ना तुम लोग जो वो देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, या फिर क्या बोलना चाहिए यूट्यूब में कि 6000 में तो, है ना, तो ये सब नहीं, गलत बात नहीं करना है, यहाँ क्लास है ये। ठीक है। चलो उसके बाद आता है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ क्या है, एक फ्लैगशिप एनवायरमेंटल अवार्ड है, किसके द्वारा दिया जाता है, इट्स ए यूनाइटेड नेशंस। अब कब एस्टैब्लिश हुआ था, इट्स इन 2005। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अ बॉडी ऑफ
अब मेन बॉडी होता क्या, मेन ऑर्गन है क्या ये यूनाइटेड नेशंस का? यूनाइटेड नेशंस के 6 मेन ऑर्गन है, पता है आप लोग को? उस 6 मेन ऑर्गन में क्या एनवायरमेंटल प्रोग्राम भी एक है? होगा सर ढूंढना कभी, ठीक है। अब इस पहली बात, हमको दिखा है कि फ्यूचर फॉर द मूवमेंट को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। फ्यूचर फ्राइडे फॉर द फ्यूचर जो था वो एक टाइप का क्या है, कैंपेन है करने के लिए। किसने स्टार्ट किया था? इंस्पायर्ड बाय ग्रेटा थुनबर्ग। तो क्या ये इंडिविजुअल को भी मिलेगा अवार्ड और क्या ये ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलेगा? क्लियर है? अगर स्टोरी को कनेक्ट करते जाओगे तो ऑप्शन अपने आप निकलते आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ छुपा हुआ है, हर बात में एक बात लिखी गई है जो बात हमको पता होनी चाहिए, ठीक है? याद रखना है लाइन को। चलो दूसरी बात, पॉलिटिकल अरेना क्या हुआ है राजनीतिक क्षेत्र में हमारे पास? क्या क्या सुने हो राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या हुआ है? बताओ बताओ। कुछ अपॉइंटमेंट भी हुआ है क्या? CDS और अटॉर्नी जनरल हुआ है। इसके अलावा और क्या? सामने ही लिखा है, उसी को पढ़ देते एकदम में बिल्कुल। धर्मशाला डिक्लेरेशन रिलेटेड टू टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म से रिलेटेड है धर्मशाला डिक्लेरेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा धर्मशाला डिक्लेरेशन से किस चीज से रिलेटेड है करके, ये कंफर्म है। पता है क्यों? क्योंकि इतने सारे डिक्लेरेशन है ना, वो सबके स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि डिक्लेरेशन को याद रखना पहला चैलेंज होता है सबके लिए, है ना। एक क्वेश्चन जैसे मैं पूछता हूँ, लखनऊ डिक्लेरेशन के बारे में सुना है? नहीं। पहली बात तो ये, जैसे यहाँ पे लिखा है धर्मशाला डिक्लेरेशन, है ना। ऐसे जब INC आया था तब पूछा गया था कि कुछ और डिक्लेरेशन आते गए, लखनऊ डिक्लेरेशन, पूना पैक्ट, ये वो, इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। पहली बात तो यही नहीं समझ में आता है कि ये डिक्लेरेशन क्या अभी प्रेजेंट का है या फिर पहले का है। तो क्वेश्चन क्या बन के आएगा? डायरेक्ट डिक्लेरेशन पे आएगा ना कि किस सेक्टर से रिलेटेड है। जैसे वो एक हम लोग रैम्प पढ़े थे, रैम्प प्रोग्राम पढ़े नहीं थे, वो क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन मैं करंट अफेयर्स में भी बताया था, उसके अलावा टेस्ट में भी वो क्वेश्चन दिया था। तो जब वो क्वेश्चन दिखा तो हम लोग ने सिर्फ यही पूछा था कि रैम्प प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, क्योंकि हमको भी पता है सारे प्रोग्राम को फुल फॉर्म तो पहले पता नहीं होता बच्चे लोग को, तो उसमें अंदर कैसे जाए, है ना। वैसा ही है धर्मशाला डिक्लेरेशन का। पहला चीज क्या याद होना चाहिए? टूरिज्म से रिलेटेड है। अब दूसरी बात कि टूरिज्म से रिलेटेड अभी का डिक्लेरेशन हो रहा है ना, क्योंकि कुछ ऐसा चीज होगा, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे जो इस सितंबर में मनाए गए होंगे, है ना। इट्स 27 सितंबर क्या है? वर्ल्ड टूरिज्म डे। अब इसके बाद पहला हमने देखा कि धर्मशाला डिक्लेरेशन है, रिलेटेड है टूरिज्म से। तो टूरिज्म के लिए सोचे कि इस वीक में क्यों आया है ये, तो निकल के आया क्या कि वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है 27 सितंबर को। तो हमारे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है टूरिज्म? बहुत बड़ा पार्ट है GDP का, है ना। तो पहला चीज तो ये ढूंढना पड़ेगा हमको कि GDP में कितना हिस्सा प्रोवाइड करता है ये। इसके अलावा और कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे कितने कितने टूरिस्ट आए हैं, कितना, कौन से स्टेट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और कौन से स्टेट का कंट्रीब्यूशन कम है। तीसरी बात फिर निकल के आएगी कि कोई सा स्टेट अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है टूरिज्म सेक्टर में, तो ऐसी उनकी क्या खासियत है जो हमको एज अ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जो टूरिज्म से रिलेटेड स्कीम्स हैं उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसमें अपनाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन निकल के आते जाएगा ना। ये क्या बता रहा हूँ पता है मैं आप लोग को कि मेंस में आंसर लिखना कैसे है। हर एक पॉइंट से एक आंसर निकल के आएगा। जब आप लोग समझ जाओगे ना चीज़ों को कि क्या पूछा है, आपने एक लाइन लिखा, उसमें से आप उस लाइन से आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट लाइन में अब मुझे लिखना क्या है ना। एक सिंक्रोनाइजेशन होता,
ये चीज़ ऐसे में भी होता, आप ऐसे में अपना इंट्रोडक्शन लिखते, पहले प्रस्तावना पूरा लिख लिए, उस प्रस्तावना में आप इतना सारा चीज लिख रखे होते हो कि उस प्रस्तावना से ही आप पूरा ऐसे लिख सकते हो, पता है ना। इसीलिए बोला जाता है ना, प्रस्तावना दिया ही इसीलिए जाता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस इसीलिए किया जाता है ताकि सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ सके आपके दायरे पे रह के, है ना। यही है ना, एक कहानी है एक ऐसे लिखने का, ठीक है। ऐसे बहुत अच्छे लिखते हैं हम, इसलिए पता है, ठीक है। गलत नहीं बताऊंगा, सो डोंट वरी। पहला अब पॉइंट निकल के आएगा कि टॉप टूरिस्ट विजिटर कहाँ आए थे। इट्स महाराष्ट्र 18.9%, तमिलनाडु 18.1, उत्तर प्रदेश 13.2। क्लियर है, ये 3 याद रखना, इसके अलावा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और, इंडिया में टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, हम लोग विद इन इंडिया भी रहते हैं तो भी हम लोग बहुत अलग अलग जगह पे जाते हैं घूमने के लिए। एक काइंड ऑफ टूरिज़्म, कल्चरल टूरिज़्म है वो। दूसरा टूरिज़्म क्या होता है, मेडिकल टूरिज़्म का नाम सुना है, गंगाराम हॉस्पिटल का नाम सुना है, दिल्ली का सर गंगाराम हॉस्पिटल है वहाँ पे बाहर से इतने लोग अपना ट्रीटमेंट कराने आते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ की फैसिलिटी अच्छी है। इसको क्या बोला जाता है, मेडिकल टूरिज़्म। समझ में आया? सिर्फ टूरिज़्म ये नहीं होता है कि घूमने फिरने जाना है, टूरिज़्म एजुकेशन टूरिज़्म भी होता है। हम लोग भी तो गए थे अमरकंटक एजुकेशन टूर पे, है ना। अमरकंटक हमारे लिए तो वो टूरिस्ट स्पॉट था ना, जहाँ पे हम लोगों ने सीखा है। क्या सीखा है भैया? हाँ, मैं बताऊँ मैं क्या सीखा हूँ? जहाँ पे हम लोग नहा रहे थे ना, है ना, वहाँ पे कुछ पत्थर रखे हुए थे, याद है? वो पत्थर को छू के देखा है वो कैसे दिखते हैं, कैसा वो स्मूथ से थे, कैसे कटे हुए थे, या फिर सिर्फ नहाने में मगन है ना। ये चीज़ मुझे तब समझ आया जब पंकज सर मेरे को बताया कि ये पत्थर को एक बार देख सही तू कैसा दिखता है, क्या इसका पोस्चर है, क्या इसके अंदर में टेक्सचर क्या हो सकता, क्यों यहाँ पे अभी तक ये लोग पड़े हुए हैं जबकि पत्थर इतना जोर जोर से टकरा रहा है पानी से, कट क्यों नहीं रहा है, क्यों सिर्फ वो स्लाइसेस बन के छीलते हुए जा रहे हैं, क्यों वो धीरे धीरे सॉफ्ट होते जा रहे हैं। समझ में आया? पढ़ाई सब जगह है। हम लोग पंखे को देख के भी ये सोचते कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। क्लियर है? क्योंकि पढ़ाई ढूंढोगे तो पढ़ाई मिलते जाएगा, ठीक? तो पढ़ो वैसे ही। क्लियर है? चलो, क्या हो गया? कौन हंस रहा है भैया बात सुन के हमारा? हाँ, कब स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड टूरिज्म डे? 1979, ठीक है। अब क्या है वर्ल्ड टूरिज्म? एक सेकेंड यार, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया गया है 1979 पे। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब आया था? 1970, 7वीं एनिवर्सरी मना रहे, 9वीं एनिवर्सरी मना रहे थे अपनी। तब क्या है अपने पास? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ WTO, ऐसा है, UNWTO है और WTO अलग है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझना। क्लियर है? चलो, थीम क्या था? रीथिंकिंग टूरिज्म, जो मैं आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा था कि टूरिज्म को सोचो सिर्फ वो घूमने फिरने के लिए नहीं होता है, और भी अलग अलग चीज़ें उससे कनेक्टेड हैं। जैसे कि टूरिज्म क्या GDP का पार्ट है ना? GDP का पार्ट है, मतलब इकॉनमी का पार्ट है, इकॉनमी का पार्ट है, साथ में ज्योग्राफी का भी पार्ट है। कैसे? कुछ चीज़ें हैं जो केरला पे मिलती, जो उत्तराखंड में नहीं मिलती। कुछ चीज़ें हैं जो कश्मीर में मिलती, लेकिन वो आंध्र प्रदेश में नहीं मिलती। समझ आ रहा है? एक तरह से क्या ज्योग्राफी कनेक्टेड है? ज्योग्राफी कनेक्ट हो गया,
अब इसके बाद सोचो कि ज्योग्राफी कनेक्टेड है, मतलब हिस्ट्री में वो लोग शुरू से लेके आखिरी तक कुछ काम करते गए होंगे, अपने आप को इस हिसाब से बनाया है, तभी आज वो लोग ट्रेड कर पा रहे हैं उस चीज़ पे। जो टूरिस्ट आ रहे हैं क्या वो ट्रेड से रिलेटेड हो गए अब, है ना? जब हिस्ट्री में वो लोग आगे बढ़ रहे थे तो क्या उनकी सोसाइटी इन्फ्लुएंस नहीं हो रही थी? समझ आया? सोसाइटी कैसे जुड़ रही है? जो बच्चे रहे होंगे उस टाइम पे हिस्टोरिकल एरा में, जब वो लोग अपना काम करते रहे होंगे, तो अपने काम करने का तरीका थोड़ा बहुत चेंज कर करके अपने हिसाब से मॉडर्न एज के हिसाब से बनाते गए होंगे, और वो एक पार्ट ऑफ उनका क्या हो गया? एथनिसिटी, अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। एथनिक समझते हो ना? एथनिक का मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा है। संस्कृति, अरे हिंदी में पूछ रहा है यार। संस्कृति का पार्ट है ना एक टाइप के उनके। समझ में आया? क्या सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, है ना? इसीलिए मेंस में आंसर जब भी लिखोगे तो एक डायमेंशन मत रखना। क्लियर है? याद रहेगा? टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया का क्या हाल है भैया? 178 बिलियन रुपीस, इट्स US डॉलर, ठीक है? कंट्रीब्यूटेड टू द GDP। ये डाटा मोस्टली 21 का है, लेकिन जो हमारे पास ऑफिशियल डाटाज है वो किसके लिए है? 2017 तक के लिए, ठीक है? 20 में कुछ बात की गई है लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं मिला है हम लोग को। 21 में एक बात पता चली, वो क्या है? $178 बिलियन का GDP में कंट्रीब्यूशन है। दूसरा क्या निकल के आता है? ताजमहल को फर्स्ट रैंक दिया जाता है किसमें? टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा देखने क्या जाते हैं? ताजमहल। क्लियर है? ऑल दो वो मकबरा है लेकिन देखने तो जाते हैं, ठीक? अभी अभी चेंज हो गया है। साउथ में ज़्यादा जाते हैं, इंटरटेनमेंट ज़्यादा है उधर, ठीक है? हाँ, फॉरेन टूरिज़्म का चेंज हो गया होगा, वो मेरे को आइडिया अभी नहीं है। हाँ, वो देखना पड़ेगा, उसको मेरे को थोड़ा सा वो बताएंगे, ठीक है? जॉब क्रिएटिंग सेक्टर है एक टाइप का। कितने मिलियन जॉब? 80 मिलियन पीपल। 80 मिलियन का मतलब 80 लाख। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है ना? तो 8 करोड़, पक्का? 8 करोड़। क्लियर है? कितना परसेंट? पहला बात अब आता है निकल के, कौन सा सेक्टर होगा? कौन से सेक्टर में? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक? टर्शरी। इट्स अ सर्विस सेक्टर। क्लियर है? याद रहेगा? चलो, ये पोटेंशियल वगैरह लिख दिया गया है आप लोग के मेंस के आंसर के लिए, ठीक है? हिंदी में भी है। उसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए थे, ये भी आप किस में यूज़ करेंगे? मेंस में। क्लियर है? या फिर पूछ दिया गया कि प्रसाद स्कीम जो है, प्रसाद योजना किससे रिलेटेड है? ये अभी तो पता चल रहा है, बाद में कैसे पता चलेगा? अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि बाद में जब बहुत सारा पढ़ाई हो जाए रहेगा तब याद कैसे रखोगे? प्रसाद मंदिर में मिलता है, यही चीज़ जानना था मेरे को, है ना? और मंदिर हमारे इंडिया का बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। याद रहेगा? चलो, सीख रहे हो? क्या बात है, क्या बात है। चलो, सही है। क्या हुआ अपॉइंटमेंट? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हम लोग क्लास वाले अटॉर्नी जनरल पढ़ चुके हैं। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, रिमूव्ड बाय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करता क्या ये? क्या टेन्योर फिक्स है इनका? नो। सरकार जब जब आएगी, क्या बोलना चाहिए, चेंज होती जाएंगी, वो अपने हिसाब से अपना अटॉर्नी जनरल रखेंगे। क्यों? क्योंकि अटॉर्नी जनरल का काम ही यही है ना कि सरकार को डिफेंड करना है हर जगह पे, ठीक है? अगला क्वेश्चन निकल के आता है अटॉर्नी जनरल से कि कौन बने हैं
मुकुल रोहतागी। एक बात। दूसरा बात ये है कि ये फिर से अटॉर्नी जनरल बने हैं सेकेंड टर्म पे। तीसरी बात, कौन से नंबर के हैं ये? जल्दी जल्दी जल्दी। 14th अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। 14th याद रखना है। ये फिर से अपॉइंट किए गए हैं, दूसरा टर्म होगा इनका ये एज अ अटॉर्नी जनरल, ठीक है। 14th है। अपना लोकसभा इलेक्शन कौन सा था? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। ठीक है, 2 बार एक्सटेंशन मिला था, जिससे पहले अटॉर्नी जनरल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंटिन्यू शासन करने आई थी। याद है? यूपीए गवर्नमेंट 2005 टू 2014, 2014 से 2000 अभी तक मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट नहीं, इट्स एनडीए, ठीक है। एनडीए गवर्नमेंट की सरकार है। बात निकल के क्या आती है कि एनडीए गवर्नमेंट जब अभी राज कर रही है लंबे टाइम से, के वेणुगोपाल थे, तो वो फिर से क्यों नहीं बने अटॉर्नी जनरल? एज डिफरेंस नहीं, उनको एज की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। वो अपना क्या बोलना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लायक नहीं है, ऐसा समझा उन्होंने, ठीक है। इस वजह से उन्होंने अपने आप को वापस ले लिया कि मैं नहीं बन सकता। क्लियर है? याद रहेगा? क्या क्या चीज़ें मिली याद करने के लिए? 14th अटॉर्नी जनरल, सेकेंड टेन्योर है, मतलब फिर से इनको अपॉइंट किया गया है, रीअपॉइंटेड है। तीसरा वेणुगोपाल थे, ठीक है। याद रहेगा? 3 चीजें क्लियर है? पक्का? हाँ, जब एनडीए सरकार पहले आई थी, अभी पहले जो 2014 वाला है ना, उसके बाद वेणुगोपाल को लाया गया, क्योंकि इनको किसी और का कार्यभार संभालने के लिए भेजा गया था। तो रीअपॉइंटेड है ना, सेकेंड टर्म है ना इनका, क्योंकि उस टाइम पे थे, रिजाइन किए, के वेणुगोपाल है, फिर से अभी अपॉइंट किए गए, तो सेकेंड टर्म नहीं हो गया। तो अलग-अलग गवर्नमेंट में काम किए, पहले यूपीए गवर्नमेंट में। अरे एनडीए में ही काम कर रहे थे, तो किसी में काम करे, हमको क्या लेना देना है? हमको तो ये पता चला है ना कि अपॉइंट किए गए हैं फिर से, क्योंकि 10 ईयर फिक्स नहीं होता ना इनका, आप ही लोगों ने बोला है अभी, ठीक है। अपॉइंट कौन किया था? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ना। कैसे कैसे कर रहे हो भैया? देखो अभी पूछा और अभी मिल गया। 14 to 17 क्लियर है? याद रहेगा? अब उनके पूरा बायोडाटा लगा दिया हूँ मैं, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट के चहीते क्यों हैं वो याद रखने की ज़रूरत है। तो उसके लिए केसेस हैं कुछ, किसी में गवर्नमेंट को डिफेंड किया होगा। पहला क्या है? गोधरा राइट्स 2002, दूसरा NJAC 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके अलावा बायोमेट्रिक डाटा निकालना है, किसके लिए? आधार के लिए। उसके बाद NJAC वाले केस में यूनियन को रिप्रेजेंट किया। हाँ, यूनियन गवर्नमेंट था ना उस टाइम पे, 2002 पे, ठीक। 2002 बोलता हूँ, उससे पहले 2015 में, सॉरी, ठीक है ना, वो गलती से निकल गया। और 377 आर्टिकल 377 सेक्शन 377 लिखना चाहिए था ना मेरे, ठीक है। चलो, उसके अलावा सबसे हाईलाइटेड न्यूज़ याद है क्या? अर्नब गोस्वामी केस, जिसमें उनको जेल में भर दिया गया था कूट कूट के, है ना। तो डिफेंड कौन किया था? किन्होंने किया था? इट इज़ अ मुकुल रोहतागी। इसीलिए इनको फिर से क्या लाया गया है? रीअपॉइंट किया गया है एज अ अटॉर्नी जनरल। क्लियर? याद रहेगा? और कौन अपॉइंट हुए हैं? CDS, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहला क्वेश्चन,
हमारे पास कितने कैबिनेट कमेटी हैं? कैबिनेट कमेटी ना कि पार्लियामेंट्री कमेटी, कितने हैं हमारे पास? एक बोल रहे हो? एक अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा कितने कैबिनेट कमेटीज हैं? 8। याद है 8 होते ना? अपॉइंटमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, पर्सनल ट्रेनिंग, ठीक है, याद है 8 कैबिनेट कमेटी होती ना। उसमें से एक कैबिनेट कमेटी थी जिसका नाम क्या था? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिन्होंने इस पोस्ट को रेकमेंड किया अभी फाइनली। क्लियर है? उससे पहले किसी और कमेटी ने रिकमेंड किया था, उस कमेटी का नाम क्या है? हाँ, क्लास में कैबिनेट कमेटी पढ़े? कैबिनेट कमेटी अभी शायद नहीं पढ़े होगे आप लोग। हाँ, वो बच्चा होगा। कैबिनेट, मुझे ये नहीं पता है कि आप लोग क्या क्या पढ़े हो। पार्लियामेंट्री पढ़े हो ना? हाँ, तो वो पढ़ोगे फिर, ठीक है। चलो, क्या बोल रहा था मैं, भूलवा दिए तुम लोग मेरे को। सुनो, कारगिल वॉर जब चल रहा था, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी हम लोग को कि हम लोग के पास कुछ एक सिंक्रोनाइज करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं था जो सब एक दूसरे से मिल के काम कर सके। तो वहाँ पे एक रिकमेंडेशन आया था कि कोई एक ऐसा सेंट्रल बॉडी बनाओ जो ना बाकी 3 बॉडी को सिंक कर सके एक टाइम पे। वरना हमारे पास क्या हो रहा था, एयर वाले अपने देख रहे थे एयरफोर्स के, मिलिट्री अपना मिलिट्री, और नेवल अपना नेवल पे चल रहा था। सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, इसलिए कारगिल वॉर पे हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। वहाँ पे रिकमेंड किया गया था CDS के लिए, एग्जैक्टली नाम से तो नहीं, लेकिन रिकमेंड किया गया था कि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए। 2012 में एक कमेटी बैठी अंडर, 2012 बोला अंडर कौन से गवर्नमेंट? इट्स ए UPA गवर्नमेंट। नाम नरेश चंद्र कमेटी, ठीक है। CDS को लाने के लिए चेयरमैन बनाना था उसको, परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एज मिडवे टू एलिमिनेट अप्रीहेंशंस ओवर CDS। CDS के लिए जो अप्रीहेंशंस बनाए गए थे, जो एक मिथ क्रिएट हो रही थी, उसको हटाने के लिए एक कमेटी क्या बनाई गई? नरेश चंद्र कमेटी। याद नहीं रहेगा तो मत रखना। मेन कमेटी हमारी क्या है अभी भी? कमेटी ऑन, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। ये बाकी सिर्फ ऊपर की बातें थी। पहले अपने CDS कौन थे? बिपिन रावत। इनका डेथ हो गया था, कब हुआ? क्रैश हो गए थे, ठीक है। अपॉइंट कब किए गए थे? तो अगला क्वेश्चन आता है अब मेरा कि जो अभी अपने CDS जो बने हैं वो कौन से नंबर के CDS हैं? सेकंड। नाम क्या है उनका? अनिल चौहान। क्लियर है? फोटो देखा उनका आपने? किसको? हाँ, रिकमेंडेशन पे आता है, लेकिन अपॉइंट करेंगे कौन? प्रेसिडेंट। क्लियर है? एक सेकंड, मैं बताता हूँ याद कैसे करना है। अल्टीमेट मास्टर ऑफ द मिलिट्री कौन है इंडिया का? इट्स अ प्रेसिडेंट, अल्टीमेट मास्टर। तीनों डिफेंस स्टाफ जो है ना अपने, तीनों जो डिफेंस का बॉडी है, एयर, वाटर एंड मिलिट्री, लैंड, तीनों के हेड कौन है? प्रेसिडेंट। तो अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। याद रहेगा? हाँ, ठीक है। चलो, प्रेसिडेंट कभी अपने डिस्क्रिशन से काम नहीं कर सकते, है ना? हाँ, क्लियर है? तो अब इसमें लूप होल भी ढूंढ लेना। ऑब्वियस सी बात है ना, लूप होल तो निकल ही सकता। अब इसमें भी क्या प्रॉब्लम दिख रही है हमको, वो लूप होल क्या होगा कि जो एलिजिबल है उसको ना दे के जो हमारे डेस्पोटिक हैं, जो हमारे भाई भतीजावाद वाले हैं, उनको भी पोस्ट हैंडल किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा एक क्या बोलना चाहिए, पोर है ना अपने सिस्टम का, एक लूप होल है। लूप होल मतलब क्या होता है? एक प्लेट है, वो प्लेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसमें एक छेद बना हुआ है, और उस छेद से कुछ भी कंकड़ अंदर जा सकता है। लूप होल बोल रहे हैं ना, इट्स अ होल इन अ लूप।
ट्रांसग्रेस कर रहा है ना, एक जगह दूसरे जगह कुछ भी काम हो जा रहा है। समझ आ रहा है? मेरे को हिंदी में उसका वर्ड का मतलब नहीं पता है, इसलिए ऐसा समझाया, प्लेट ला के। ड्रॉबैक नहीं, लूप होल को कुछ और ही बोलते हैं। ठीक है, पहली बार क्रिएट कब किया गया था, कब बनाया गया था? 2019। रोल क्या था? दो रोल थे, क्या क्या? सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, उसके बाद मोस्ट सीनियर यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर इन रैंक, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। एक बात, ठीक है, ये बात तो हो गई सीडीएस के बारे में कि फर्स्ट अमंग इक्वल बोला गया है, बराबर, पहले नंबर पे जो बराबर है उनमें। क्यों? 3 अपने पास ऑलरेडी है डिफेंस स्टाफ, एयर, लैंड एंड वाटर, तीनों हैं। अब इसके अलावा हमको चाहिए पहला, है ना, ये तीनों में जो ऊपर हो। सेम चीज हम लोग के पॉलिटिक्स में भी होता क्या एक बारी कहीं पे, कि हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, है ना, प्राइमस इंटर पारे बोला जाता ना, लक्ष्मीकांत ये लिखता भी है। समझ आया कि कैसे वो हेड की तरह काम कर रहे हैं सीडीएस में। सीडीएस कैसे मिलिट्री में हेड की तरह काम कर रहे हैं, मतलब डिफेंस स्टाफ में, और सीओएम में कैसे प्राइम मिनिस्टर उसके हेड की तरह काम कर रहे हैं। क्लियर है? रिकमेंडेशन यहाँ पे भी तीनों से आएगा, इधर किससे आएगा? जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर है उनसे रिकमेंडेशन आएगा। आखिर में डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा? दोनों जो हेड पिलर हैं उनके द्वारा, दैट इज सीडीएस डिफेंस के लिए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? याद रहेगा कंपैरिजन। चलो क्या क्या काम करेंगे ये? टू एक्ट एज द प्राइमरी मिलिट्री एडवाइजर, दूसरा जॉइंटनेस, तीसरा इंटीग्रेशन थिएटर कमांड, वही बोल रहा था ना, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बोला जाता किसको? जब तीनों बॉडी एक साथ सिंक में काम करने लगेगी एक बॉडी के क्या बोलना, सुपरविजन में। क्लियर है? उसके अलावा कैपिटल इक्विजिशन फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ फोर्सेस। कैपिटल इक्विजिशन मतलब अब जो हम लोग को हथियार खरीदने हैं, तो हमको हमारे स्टाफ को हमारे अलग अलग जो मिलिट्री के या फिर एयर के या लैंड के जो भी इक्विपमेंट चाहिए, उनको ज़रूरत क्या है, वो कौन रिकमेंड करेगा? सीडीएस, कि हमको ये चीज़ें चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर से बात करेगा कि हमको ये हथियार चाहिए, आप बात करो और हमको सैंक्शन करवाओ। क्लियर है? क्या क्या मिला? पहला, एडवाइजर की तरह काम करेंगे, दूसरा जॉइंटनेस बना के रखेंगे, तीसरा थिएटर कमांड के फैसिलिटेटर की तरह काम करेंगे, और चौथा मॉडर्नाइज करना है, क्योंकि ठीक है, आधुनिकीकरण। क्लियर है? फोर्सेस का आधुनिकीकरण करना है। कौन करेगा? एडवाइस कौन देगा उसमें? सीडीएस। 4 रोल है, चारों रोल याद होने चाहिए आपको। क्लियर है? क्विज में या फिर करंट अफेयर्स में ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करना। और एक बात और, सीडीएस फिर से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है, तो करंट में सीडीएस नहीं छोड़ना है। ठीक है? क्या बताया था मैंने एक कमेटी का नाम? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। उलझाएगा क्या? पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, अगर ऐसा लिख के आया तो गलत है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन सिक्योरिटी लिख के आया तो गलत है। क्या सही होगा? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। क्लियर है? याद रहेगा? आगे बढ़े फिर। कौन बने हैं? अनिल चौहान। कहाँ पे पहले सर्व कर रहे थे? ईस्टर्न आर्मी कमांड, कमांडर हैं, ईस्टर्न एरिया पे काम कर रहे थे इसलिए। ठीक है, बायो डाटा है पूरा उनका, उन्होंने कहाँ कहाँ पे सर्व किया है, ये बस आप लोग को रीड आउट करना है। ठीक है, इनके डिटेल में नहीं जाना कि ये कौन थे, क्या थे, कैसे थे, जितना लिखा है बस वो छोड़ देना। अब ये इनका कहानी होगा कुछ कि भैया मैं पहले 5 किलोमीटर पैदल जाता था, उसके बाद 10 किलोमीटर तैरता था, है ना, वो सब नहीं याद करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे काम किया है, किस जगह पे काम किया है, बस वही याद रखना। ठीक है, उसके अलावा सीडीएस एज अ पोस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। क्लियर है?
बढ़े फिर? आधा घंटा और। साइंस एंड टेक, अगर साइंस एंड टेक में अभी जो हाईलाइटेड न्यूज़ है उसमें से एक बोलूँ ना मैं, तो वो क्या है? वेब 3.0। क्यों पता है? क्योंकि ये काम किस पे करता है? ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन याद है? ब्लॉकचेन सुना है नाम? क्रिप्टो करेंसी जिस पे काम करता है ना? अगर क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ पे है तो उसकी वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी न्यूज़ पे है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी न्यूज़ पे है तो वेब 3.0 इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? क्यों वेब 3.0 पढ़ना है? इसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगा, सब ओपन स्पेस पे होगा। क्लियर है? तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि अभी तक हम लोग काम किस हिसाब से कर रहे थे? तो कौन सा वर्जन है हमारा वेब का? दैट इज वेब 2.0। उससे पहले कौन सा था? वेब 1.0। क्लियर है? 3.0 में क्या होगा? क्या क्या काम हो सकते हैं? क्या लगता है आप लोग को? बताओ जल्दी, थोड़ा बहुत सोचो ना। जब मैं बताया हूँ कि डिसेंट्रलाइज्ड होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जैसा काम करेगा, प्राइवेसी इशू एंश्योर होगी प्राइवेसी, और क्या हो सकता? हैकिंग। बहुत आसान नहीं होगा हैकिंग करना, क्योंकि उसका डेटा होता है लिंक जगह पे से तो नहीं होता। हाँ, वो मतलब जैसे चेन होता है ना, तो प्रत्येक चेन में उसका डेटा रहता है वहाँ पर, तो उसको हैकिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा। हैकिंग मुश्किल होगी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी भी हैक किया जाता है। अ काइंड ऑफ फिशिंग, फिशिंग बोला जाता है ना उसको। एक चीज याद रखना, हम लोग क्या ला रहे हैं? डाटा प्रोटेक्शन बिल। याद है? डाटा प्रोटेक्शन। जब डाटा हमारे सेंट्रल एरिया पे है, जिसका कोई क्या बोलना चाहिए, ओनर नहीं है, पूरा डाटा अपने ब्लॉकचेन पे डाला हुआ है, उसको कोई भी ले सकता, इजीली नहीं लेकिन मिल सकता किसी को भी। अगर हैक कर लिया गया तो प्राइवेसी ब्रीच होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन 2.0 से कम रहेंगे चांसेस। क्यों? क्योंकि उसका कोई पर्टिकुलर सेव नहीं है कहीं पे, वो किसी एक जगह पे वो पर्टिकुलरली सेव्ड नहीं है वो डाटा। उसको ढूंढना पड़ेगा पहले कि कहाँ पे डाटा है ना? उसके बाद सोचना पड़ेगा कि अब डाटा मिल तो गया कि यहाँ पे रखा है, उसके बाद उसको नाम को ढूंढना पड़ेगा कि इस आदमी का डाटा चाहिए मुझे। ये इजी नहीं होगा प्रोसेस, लेकिन होने के चांसेस अभी भी है। क्लियर है? बात क्या बोला मैंने? किस पे काम कर रहा है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है तो सिर्फ अब ब्लॉकचेन को पढ़ना। वेब 3.0 वर्क किस पे करता है? इट्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पूरा डिटेल निकाल लेना और वही उठा के कहाँ पे डालना है? वेब 3.0 में। क्लियर है? याद रहेगा? बस और कुछ नहीं है। 1 और 2 आप लोग को इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग के पास एक ग्लिम्स रहे कि पहले हम लोग कैसे काम करते थे और अभी हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास फायदे क्या आ सकते हैं। क्लियर है? याद रहेगा? चले तो एक बात बता दो यार, ओनर कौन रहेगा वेब 3.0 का? कोई नहीं? क्या गूगल सब चले जाएंगे फिर? डेटा सेट बदल देंगे, सारे चीज़ें सेंट्रल एक वर्चुअल रियलिटी पे चलेंगे हम लोग मोस्टली। मेटा में, मेटा सुना है? क्लियर है? याद रहेगा? ये क्या है? क्या खतरनाक गन है? कार्ल गुस्ताफ M4। पहला क्वेश्चन जो निकल के आएगा ना, वो ये पूछेगा कि कार्ल गुस्ताफ M4 इज रिलेटेड टू। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन आएगा कि रिलेटेड टू अगर आपको पता चल गया तो वो पूछेगा कि डिफेंस का कौन सा टाइप है ये? क्या ये टैंक है? क्या ये अग्नि मिसाइल है? क्या ये क्रूज मिसाइल है? या फिर क्या ये सबमरीन है? या फिर ये राइफल है? या फिर ये पिस्टल है? या फिर ये रिवॉल्वर है? क्वेश्चन सेकंड लेवल पे ये बनेंगे। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि कार्ल गुस्ताफ M4 है क्या, डिफेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इतना समझ में आया। तो दूसरा बात क्या निकल के आना चाहिए कि अब डिफेंस सिक्योरिटी है तो कौन सा पैटर्न है ये डिफेंस का? तो क्या आएगा? इट्स अ काइंड ऑफ राइफल। ठीक है? बस इतना ही याद करना है।
मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, हमको कुछ लेना देना नहीं है, ऑल दो लगा दिया गया है, ठीक है। मंगाया कहाँ से गया है, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो कहाँ से है, इट्स स्वीडन, ठीक है, स्वीडन से आया है, टेक्नोलॉजी एडवांस है। एक काइंड ऑफ एफडीआई हो सकता क्या, क्योंकि यहाँ इंडिया में बनाने की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया जा रहा है, सिर्फ उनके स्टॉक नहीं लिए जा रहे हैं। तो क्या एक टाइप का एफडीआई हो सकता? अगर मेंस में लिखने को आया केस स्टडी के रूप में, तो क्या हम लोग फॉरेन रिलेशन पे ये लिख सकते हैं कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? हमने उनसे इंपोर्ट नहीं किया है, हमने उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा लिया है, काइंड ऑफ एफडीआई, ना कि एफपीआई। समझ आया? क्लियर है? चलो अगला है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। किससे मिला है, किसको मिला है? बीएसई, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। किससे मिला है? सेबी। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, EBR। पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक है, दूसरा कीवर्ड है गोल्ड, तीसरा है रिसीट, अ काइंड ऑफ रसीद। रसीद है, सोने से जुड़ा हुआ, कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक है। बस इतना याद रखना है, और कुछ एडिशनल जानना हो तो क्या है? अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो फिजिकल वे में तो होगा नहीं, है ना। आपने गोल्ड जमा किया, उसके बदले आप लोग को रसीद दिया जाता था, अब आपको रसीद ना दिया जाएगा, डिजिटल इंडिया के तहत क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। क्लियर है? याद रहेगा? बस और कुछ नहीं है। ये 4-5 लाइनें डाला गया है ऑल दो, लेकिन वो जो 3 वर्ड लिखे थे ना, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, बस उसी को सोचना कि क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी है। इलेक्ट्रॉनिक है मतलब फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल नहीं होगा मतलब वर्चुअल एरिया पे रहेगा, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। क्या समझ में आया? ऐसे करके याद कर सकते क्या हम लोग? ठीक है। अगला अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अ सेमीकंडक्टर। मैं बस इतना पूछता हूं पहले, अच्छा यार इसमें तो आ नहीं रहे क्लियर ये। सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्या रीज़न है कि हमको सेमीकंडक्टर चाहिए? सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेमीकंडक्टर के बिना चल नहीं सकते हैं। और सेमीकंडक्टर बनाने की सबसे बड़ी मशीन कहाँ पे है, किसके कंट्रोल में है? चाइना, ताइवान। ताइवान को चाइना अपना पार्ट मानता है, दैट इज चाइनीज ताइपी बोलते हैं वो लोग, ठीक है। और इंडिया ताइवान को चाइना का पार्ट मानता है, दैट इज वन चाइना पॉलिसी। तो अगर चाइना को अफेक्ट हुआ तो क्या पूरा ग्लोबल सप्लाई में प्रॉब्लम होगा? यही वजह है कि हमारे लैपटॉप, टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन सब महंगे हो रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स महंगे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी सर्किट चाहिए, है ना। जितने भी मशीनें हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या वो महंगे हो रहे हैं, है ना। तो क्या करना चाहिए इंडिया को? सेमीकंडक्टर को बचाना है ना, तो क्या करें हम लोग? हमारे पास रॉ मटेरियल मंगाते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं ना इंडिया में, है ना। उसी चीज के लिए लाया गया होगा कोई सब प्रोग्राम। क्या बोल रहा है हमारा न्यूज? In a bid to make India's $10 billion cheap making initiative more attractive to investor को इनवाइट करना है, हमको अट्रैक्ट करना है। Approved changes to scheme for the development of semiconductor display manufacturing ecosystem in a country, in our country। 3 चीजें निकल के आई है, क्या क्या? $10 बिलियन इन्वेस्टर को देना है लेके किसी स्कीम के थ्रू। किस लिए? इकोसिस्टम को एडवांस करना है ना, पारिस्थितिकी को एडवांस करनी है। अगर हम लोग एनवायरनमेंट के टर्म पे देखें तो पारिस्थितिक तंत्र बना कैसे होता है? एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स,
बायोटिक फैक्टर्स हमारे पास क्या है? इंसान, ठीक है। और एबायोटिक मतलब अजीवित जो है, अजैविक जो है, वो क्या है? मशीनें, मशीन है ना, जहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। तो उस इकोसिस्टम को एडवांस करना है, इसीलिए कितना पैसा दिया जा रहा है? 10 बिलियन यूएस डॉलर की चीप मेकिंग इनिशिएटिव लाई जा रही है। किसके लिए? इन्वेस्टर को देने के लिए कि आप प्रोड्यूस करो इंडिया में। अ काइंड ऑफ, जल्दी ये आपको पीएलआई में भी दिखने मिलेगा। पता है क्यों? पीएलआई जानते हो? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। पीएलआई सुने होगी नहीं नाम? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की कुछ पैसा दिया जाएगा, कुछ छूट दी जाएगी आप लोग को सामान को लाने के लिए। ऑटोमोबाइल, मेडिकल डिवाइसेस, इन सब में पीएलआई लाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आया है ना? तो पीएलआई अब जल्दी उसमें भी दिखने लगेगा, सेमीकंडक्टर में। अ काइंड ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मेक इन इंडिया करना है ना हमको, सब चीज़ें इंडिया में ही प्रोड्यूस करने की बात की जाएगी। कौन है? सेमी कंडक्टर। कितना पैसा? $10 बिलियन। इन्वेस्टर्स को किस चीज़ के लिए? इकोसिस्टम प्रोड्यूस करना है, मतलब इकोसिस्टम को एडवांस करना है हमको। क्लियर है? वो इकोसिस्टम कैसा है? वो पारिस्थितिकी कैसी है हमारी? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेके है। क्लियर है? याद रहेगा? चलो, क्या होता है सेमीकंडक्टर? एक टाइप का सब्सटेंस जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होती है और इनेबल इट टू सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर द कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हिंदी में आप लोग को एग्जैक्ट डेफिनेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये अभी इंग्लिश में ही रेडी है मेरे पास, हिंदी में रहता तो यहाँ पे हिंदी में बता देता, लेकिन आई कैन एक्सप्लेन। क्या बोल रहा है? कोई ऐसा सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस मतलब मटेरियल होगा, कोई सा मटेरियल मतलब एलिमेंट भी हो सकता पीरियोडिक टेबल का हमारा, जैसा कि सिलिकॉन है ना। इन सब का यूज़ मोस्टली बैटरी वगैरह बनाने में किया जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा एडवांस रूप में यूज़ किया जाए तो अ काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर बन के आएगा। और उस जो पर्टिकुलर मटेरियल है उसकी एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी समझते हो? वो जायदाद वाला नहीं है ना, गुण वाला है ना। वो प्रॉपर्टीज होगी किसी पर्टिकुलर आयन को ट्रांसफ़र करने की, या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने की, या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज बनाने की। उसका यूज़ किया जाएगा किस लिए? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कंप्यूटर चिप में यूज़ करने के लिए। क्लियर है? याद रहेगा? ये डेफिनेशन याद ऐसे ही कर लेना। सेमी बोला गया है, कंडक्टर है, तो एक वर्ड और निकल के आता है क्या? कंडक्टेंस का काम करेगा। कंडक्शन करते क्या? कंडक्टेंस। और क्या होता है? इंसुलेटर, है ना, कि एनर्जी लॉस ना हो ज़्यादा हमारा, इंसुलेट किया जाता। कंडक्ट करना है क्योंकि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफ़र करने हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद क्या है? सेमीकंडक्टर। क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि साइज़ बहुत छोटा होता है और कहीं पे भी फिट किया जा सकता है। अदरवाइज़ हम लोग को बड़ा बड़ा औजार लेके चलना पड़ता है ना। अब मान लो मेरे पास टैबलेट है और एक तरफ मेरे पास है वो क्या बोलते हैं उसको, मॉनिटर। मेरे लिए हैंडी क्या हो गया? लैपटॉप या टैबलेट हैंडी हो गया क्योंकि मैं उसको लेके कहीं पे घूम सकता हूँ। उसमें जो पार्ट्स लगे हैं वो क्या है? सेमीकंडक्टर, छोटे छोटे, जो एकदम से सबको कनेक्शन बना के रखे हुए हैं। इजी टू कैरी, इजी टू वर्क। सेमीकंडक्टर ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब इजी है, ऊपर से इनको बनाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होता है। बस आपके पास मटेरियल होने चाहिए। कहीं पर भी मार्केट में भी मिलते, पता है, सैटेलाइट। क्यों? सैटेलाइट मार्केट में भी मिलते हैं। सिम बने किससे होते हैं? सेमीकंडक्टर। एक चिप होगा छोटा सा जो काम करेगा क्या? कनेक्ट करने के लिए। क्लियर है? याद रहेगा? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, वो सब लगा दिए गए हैं कि क्या हमारा सिग्निफिकेंस है, हमारे इंडिया में हालत क्या चल रही है सेमीकंडक्टर को लेके, और सेमीकंडक्टर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, हम उसको टैकल करने के लिए क्या क्या ला सकते हैं। ठीक है? एज इट इज़ लिखा है, जो जो बातें लिखी है बस पढ़ लेना। क्लियर है?
थोड़ा सा बचा, इसी ये वाला सेक्शन को बस कंप्लीट करेंगे फिर जाएंगे। बस ये नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन। नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नाविक का फुल फॉर्म क्या है ना? बात क्या निकल के आई है? नेविगेशन इंडियन रीजन होगा, कॉन्स्टिलेशन मतलब ट्रैवल करना एक रीजन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो निकल के आएगा ना, इसको बोलते क्या है? दैट इज IRNSS। क्लियर है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। इट्स अ टोटल ऑफ 7 सैटेलाइट। यहाँ पे गलती से मैं शायद ना 8 लिख दिया हूँ, ये 8 नहीं है, इट्स 7। 3 सैटेलाइट कहाँ पे हैं? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, और 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। थोड़ा सा बस मैं ग्लिम्स देता हूँ, बाकी इसरो सर क्लास लेंगे, है ना। इसरो की क्लास में पूरा हम लोग सब कुछ ये रेडी करके रखे हैं, तो एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर है, ठीक। ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ का इक्वेटर है, 0, है ना। जब हम लोग सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में मूव कराएंगे इक्वेटर के बराबर एकदम, ठीक है, तो ये क्या है? कौन से ऑर्बिट में काम कर रहा है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब क्या है कि जो डिस्टेंस होगा एक 35,786 आसपास है, 56 आसपास, सॉरी 35,756 किलोमीटर के आसपास का, दैट इज 35,760 किलोमीटर अप्रॉक्स ले लो, ठीक है। उतना किलोमीटर का एक रेडियस होता है जिसपे वो ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है। ये है सेंटर अपना, मान लेते हैं। यहाँ से एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का दूरी कितना है? 35,760 किलोमीटर। यहाँ पे मूव कर रहा है अब ये इसी मोशन पे। ये कौन सा ऑर्बिट है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये सेम रेडियस है अपने पास। अब वो इस लोकेशन पे मूव ना करके अब वो कर रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। कहीं पर से भी मूव कर रहा है उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को लेके, वो क्या होगा? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। क्लियर है? अब वजह क्या है? हम लोग को क्या करना है? नेविगेशन कराना है एज ए जीपीएस। जीपीएस जैसा काम करता है ना, जीपीएस के पास अपना खुद का एक ऑर्बिट होगा, ठीक है। उस ऑर्बिट में वो मूव करा रहा है। जीपीएस तो पता है ना, मैप वैप यूज़ करते हैं ना मोबाइल पे, तो ऐसा देख दे रहे हो एकदम से क्या बोल दिए, एलियन वेलियन जैसा वर्ड, है ना। तो जीपीएस किस लोकेशन के लिए चाहिए हमको? इंडियन रीजन के लिए, इंडियन और उसके नेबरिंग कंट्रीज है उनको लेके, ठीक है। अपने पास 3 सैटेलाइट कैसे जगह पे है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। मतलब क्या है? 24 घंटे में ट्रैवल करेंगे वो, 24 घंटे बाद अपने उसी लोकेशन पे आ जाएंगे। जब हमारा सैटेलाइट मान लो यहाँ पे था, ठीक है, वो इतना लोकेशन कवर कर पा रहा था, एग्जाम्पल है, ठीक है। 3 सैटेलाइट हमने यहाँ पे लगा रखे हैं, हमको इंडिया पे पूरा टाइम पे फोकस रखना है ना, नेविगेशन कराना है। ये सैटेलाइट घूम के पहुँचा यहाँ पे 60 डिग्री, दूसरा सैटेलाइट अपना आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक सैटेलाइट यहाँ है 60 डिग्री पे, एक कहाँ है 60 डिग्री के पे यहाँ पे। अब ये जब नहीं कवर कर पाएंगे तो 4 सैटेलाइट कैसे अपने? समझ आया क्या कर रहे हैं? ये यू मूव कर रहे हैं ये, ठीक है। वो 7 सैटेलाइट का कुछ नाम है, और वो 7 सैटेलाइट भेजे गए होंगे किसी लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा। वो व्हीकल कौन सा था? PSLV। क्लियर है? याद रहेगा ना? नहीं, कंफ्यूज नहीं करना क्या हो रहा है करके, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। 7 सैटेलाइट कब कब छोड़े गए हैं, सबका एग्जैक्ट डेट डेट नहीं, मंथ लिखा गया है ईयर के साथ। पहला कब गया? जुलाई 2013 यूपीए गवर्नमेंट, दूसरा अप्रैल 2014, तीसरा अक्टूबर 2014, फिर मार्च 2015, जनवरी 2016, मार्च 2016,
अप्रैल 2016। PSLV का पूरा जो 7 सैटेलाइट हमने छोड़ा है वो सातों का नाम क्लियर है, क्या क्या नाम था, ज़रूरत नहीं है ऑल दो याद रखने की। याद क्या रखना है वो है कि PSLV था। गलती से GSLV मार्क मत करना, ना ASLV मार्क करना है, ना SLV मार्क करना है। क्लियर है, याद रहेगा। कौन से लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू डाला गया था? इट्स अ PSLV। ठीक, 1A 1C D E F G I। जो बाकी जो छोड़े गए थे ना, जिसका नाम B रखा गया था, वो फेल हो गया था। उसके अलावा D E F G H गायब है, वो भी फेल हो गया था, क्योंकि हम लोग सैटेलाइट का नाम बार बार बदल नहीं सकते हैं, है ना, इसलिए H हटा के फिर क्या लाया गया? I। टोटल कितने लॉन्चिंग व्हीकल छोड़े गए? 9 लॉन्चिंग व्हीकल छोड़े गए, जिसमें 7 हमारा सक्सेसफुल रहा, है ना। याद रहेगा कौन कौन से फेल हुए? B एंड H। क्लियर है, याद रहेगा। डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि PSLV में छोड़ा गया है। ठीक है, IRNS कौन कौन सा है सैटेलाइट अपने पास? 3 जियो स्टेशनरी पे है और 4 जियो सिंक्रोनस पे है। क्लियर है। अब जब भी स्पेस पढ़ोगे तो ये याद रखना कि कैसे मूव करता है ऑर्बिट में। ठीक है, वैसे पंकज सर आप लोग को सारा चीज़ बता देंगे, ये चीज़ भी पंकज सर ही लेंगे क्लास। वैसे मैं आप लोग को याद रखने के लिए दे दिया हूँ, जब तक वो क्लास होता है तब तक के लिए। मस्त दिख रहा ना? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब यूँ कैसे भी घूमेगा, और स्टेशनरी मतलब एक ही लोकेशन पे। ठीक है, इक्वेटर पे। चलो, आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है, फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और दुआओं में याद रखें।